हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, कल हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा था। आप सभी को पता है कि 647 ईस्वी में, यानी 647 ईस्वी में क्या हुआ कि भाई इसमें हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के पश्चात 3 वंश सत्ता में आए थे। राष्ट्रकूट वंश एज दक्षिण में, और ये पाल वंश, और जैसे कि प्रतिहार वंश ये पूर्वी साइड में आए थे। ठीक है भाई, इनके बारे में पढ़ेंगे। भाई हमने कल पाल वंश के बारे में पढ़ लिया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट कर चुके हैं हम पाल वंश के। आज हम प्रतिहार वंश के बारे में बात करेंगे भाई। प्रतिहार वंश, और कल हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। प्रतिहार वंश, इनको एज ए गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा गया है। ठीक है, प्रतिहार का मतलब है कि भाई द्वारपाल, द्वारपाल, डोर कीपर। ठीक है, डोर कीपर। इस वंश के जो शासक हैं ये अपने आप को भाई लक्ष्मण जी के वंशज बताते थे। लक्ष्मण कौन? रामायण आप सभी ने देखी है, उसमें जो लक्ष्मण थे उन्हीं के वंशज बताते हैं भाई। ठीक है, रामायण में जो लक्ष्मण है उनके वंशज प्रतिहार वंशों को, इनके शासकों को बताया गया है। ठीक है, और एक अल मसूद नाम का एक यात्री आया था बगदाद से। अल मसूद बगदाद से, इसने क्या बताया? इसने इनको कहा अल जजर, अल जजर, अल जजुर। ठीक है, इसने इनको अल जजुर कहा। अल जजुर का मतलब संस्कृत वर्ड गुर्जर, गुर्जर से निकला। ठीक है, इनको एज ए गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा गया है। ठीक है, और बात करते हुए प्रतिहार वंश की स्थापना की, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना नागभट्ट के द्वारा की गई है। इसकी स्थापना नागभट्ट के द्वारा की गई है 8वीं शताब्दी में। एक्चुअल सन किसी को नहीं पता है, हाँ, लेकिन इतना पता है कि भाई ये जो वंश है ये 1036 ईस्वी तक चला है। ठीक है, 1036 ईस्वी तक ये वंश चला है। भाई बात करते हैं नागभट्ट की। नागभट्ट इस वंश का पहला शासक था, और नागभट्ट के टाइम पे अरबों ने आक्रमण किया और हुणों ने आक्रमण किया। हुणों के आक्रमण के टाइम पे क्या किया? इसने नागभट्ट ने इनकी सहायता ली, ना राष्ट्रकूटों की सहायता के लेके इसने क्या किया? हुणों को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद भाई अरबों का आक्रमण हो गया। फिर अरबों का आक्रमण हो गया तो क्या किया भाई? नागभट्ट ने अकेले उन बंदों को, यानी ना अरबों को हरा के बाहर निकाल दिया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है भाई नागभट्ट ने, यानी अरबों को किसने हराया? नागभट्ट ने हराया। हुणों को भी किसने हराया? नागभट्ट ने ही हराया था। यानी प्रतिहार वंश के अंदर भाई जो भाई पहला शक्तिशाली शासक तो यही था, नागभट्ट। इसका जो आक्रमण हुआ, यानी जो युद्ध हुआ था, वो हुणों से भी हुआ था और अरबों से भी हुआ। ठीक है, इसके बाद बारी आती है वत्सराज की। ठीक है भाई, इस वंश के अंदर एक शासक ये भी था, वत्सराज। ठीक है, वत्सराज का युद्ध होता है एज ए कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। ये बात मैंने कल भी बताई थी। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के बीच, और पाल वंश के शासक धर्मपाल के बीच, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था राजा ध्रुव। ठीक है, इनके बीच हुआ था। और लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं
कि भाई इस युद्ध के अंदर जो अरबी लेखक था, कौन था? अरबी यात्री आया था, सुलेमान। ये बात कल भी बताई थी मैंने, सुलेमान। इसकी एक किताब थी सिल्ली सिल्ली उत ताउख, सिलसिली उत ताउख, ये इसकी किताब थी भाई। इस किताब में इसने बताया है कि भाई इस युद्ध में विजय हुई है धर्मपाल की, ठीक है। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भाई इस युद्ध में जो विजय हुई है वो राजा ध्रुव की हुई है, ठीक है। कंफर्म कोई नहीं कर रहा है कि भाई इस युद्ध का जो निचोड़ हुआ था वो क्या हुआ, ठीक है। यानी हर बंदा, यानी हर इतिहासकार अपनी अपनी अलग अलग राय देता है। जैसे पालवंश में पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि इस युद्ध में जो विजय होती है वो पालवंश के शासक धर्मपाल की होती है। और एज हम प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं तो इसमें बताया गया इसकी जो विजय होती है वो वत्सराज की होती है, ठीक है। और कई किताबों में इसमें दिखाया गया कि इस युद्ध में जो त्रिपक्षीय युद्ध है इसमें राजा ध्रुव की विजय हुई थी। और राजा ध्रुव ने विजय होके क्या किया था, धर्मपाल से अपनी लड़की की शादी कर दी थी, ठीक है। ये तो भाई त्रिपक्षीय युद्ध वत्सराज के का। इसके बाद बारी आती है भाई मिहिर भोज की, मिहिर भोज की। भाई इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था मिहिर भोज। इस बंदे ने लगभग 50 सालों तक राज किया, ठीक है। क्या है कि भी कई किताबों में इसमें 835 से लेके 885 तक इसका रिकॉर्ड दिखाया गया है। कई किताबों में इसका 840 से लेके 890 तक रिकॉर्ड दिखाया गया है। 835 से लेके 885 तक इसने राज किया है। और कई किताबों में ये दिखाया गया इस बंदे ने 840 से लेके 890 तक राज किया है, ठीक है भाई। मिहिर भोज, भाई इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो मिहिर भोज था, ठीक है। मिहिर भोज को आदिवराव की भी इसने उपाधि ली थी, आदि आदिवराव, इसने इसकी उपाधि ली थी, ठीक है। मिहिर भोज ने कुछ सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पे यही नाम मिला है, आदिलराव, आदिलराव, ठीक है भाई। उनके जो सिक्के हैं उनपे यही वर्णन मिलता है, यानी उनके सिक्कों के ऊपर आदिलराव लिखा है। ये एक उपाधि थी जो उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी, ठीक है। और ये बंदा विष्णु का भक्त था। किसका भक्त था? विष्णु का। 885 के अंदर इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत होने के बाद इसका लड़का बैठता है एज महेंद्र, क्या नाम है? महेंद्र, राजा बन जाता है, महेंद्र प्रथम, इसका लड़का राजा बन जाता है। मिहिर भोज के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसके बारे में जो अरबी लेखक है सुलेमान था, अरबी यात्री सुलेमान था, उसने बताया था कि मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है और इसने मुसलमानों का कट्टर शत्रु कहा है, यानी मुसलमानों का कट्टर विरोधी, इस्लाम का कट्टर विरोधी किसको कहा गया है? सुलेमान ने मिहिर भोज को बताया गया है कि ये मुसलमानों का कट्टर विरोधी था, ठीक है भाई। और इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन और मिलती है कि भाई जो प्रतिहार वंश है इस वंश के पास सबसे अच्छी अश्वसेना थी, ठीक है, अश्वसेना। इस वंश के पास सबसे अच्छी अश्वसेना थी, ठीक है भाई। इसके बाद इसका लड़का महेंद्र वर्मन बैठता है गद्दी पे। महेंद्र वर्मन के पश्चात बात बारी आती है महिपाल की। महिपाल सत्ता में आता है, ठीक है। एक महेंद्र वर्मन के पश्चात महिपाल बैठता है,
एक कवि था राजशेखर, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। राजशेखर नाम का एक कवि था, वो किस पे दरबार में रहता था, वो महिपाल के दरबार में रहता था, ठीक है, महिपाल के दरबार में से लेके 918 ईस्वी के बीच के टाइम, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय आता है, इंद्र तृतीय, और ये क्या करता है कि भाई ये कन्नौज पर हमला कर देता है, ठीक है, कन्नौज पर हमला कर देता है, भाई कन्नौज को मिटा के तहस नहस करके चला जाता है। फिर जैसे तैसे ये भाई अपने साम्राज्य को खड़ा करते हैं। फिर बारी आती है 1018 में गजनवी की। गजनवी कन्नौज पर आक्रमण कर देता है 1018 में, ठीक है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया, 1018 में। उस टाइम पे शासक कौन था, शासक था राज्यपाल, ठीक है, कि भाई गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया, 1018 में। 1018 में गजनवी ने शासन आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण के कारण जो राज्यपाल है अपने साथ अपना जो शासन है वो छोड़ के भाग गया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर इसको चंदेलों ने पकड़ लिया, ठीक है, इसको चंदेलों ने पकड़ लिया और फिर क्या किया भाई, इसको मार दिया, ठीक है। मारने के पश्चात चंदेलों ने क्या किया, इसका जो लड़का था त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल, इसको गद्दी पे बिठा दिया भाई एज ए प्रतीकात्मक रूप से, बस वैसे नाम के लिए, ठीक है, इसको गद्दी पे बिठा दिया। फिर भाई इसकी बात करते हैं 1036 में, 1036 में आती है भाई बात। उस टाइम पे राजा था यशपाल, ठीक है, ये इस वंश का आखिरी राजा था, ठीक है, यशपाल इस वंश का आखिरी राजा था। 1036 में यशपाल की मौत हो जाती है, और इसकी मौत के साथ ही प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है, यानी इसका विनाश हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। ये था प्रतिहार वंश, यानी 8वीं शताब्दी से लेके 1036 ईस्वी तक ये वंश चला है, यानी 8वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक इस वंश ने अपना शासन किया है। और इस वंश के पास भाई जैसे भारत में सबसे अच्छी अश्वसेना किसके पास थी, वो थी प्रतिहार वंश के पास, ठीक है। मिहिर भोज जो राजा था, इसको क्या बताया है, इस्लाम का कट्टर विरोधी बताया गया है। और जो सुलेमान शासक था वो अरब से आया था, और उसने जो पुस्तक लिखी थी वो सिलसिलियुत ताउक लिखी थी, और उसमें क्या लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि जो इस्लाम का कट्टर विरोधी मिहिर भोज है, और मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, ठीक है भाई। ये थी इंफॉर्मेशन, और कल करेंगे भाई हम राष्ट्रकूट वंश, ठीक है भाई।